Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन होती क्या है। Aerobic respiration is a catabolic process which involves complete oxidative breakdown of organic food into carbon dioxide and water with release of energy in the form of ATPs. Aerobic respiration एक ऐसा कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब होता है एक ऐसा ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेक डाउन हो रही होती है, और इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन हो रही होती है। किस चीज़ की? किसी ऑर्गेनिक फूड की। ऑर्गेनिक फूड में हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपीज़ की फॉर्म में। तो ये रिस्पायरेटरी पाथवे का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन की फेजेस को अगर देखें तो एरोबिक रिस्पायरेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो 4 फेजेस में कंप्लीट होता है। डेट आर ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आज हम एरोबिक रिस्पायरेशन की फर्स्ट 2 फेजेस को डिस्कस करेंगे, वो है ग्लाइकोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स। एरोबिक रिस्पायरेशन की फर्स्ट फेज है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको 3 जर्मन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था इम्बीडन, मेयरहूफ एंड पर्नस। तो इसकी वजह से इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। तो ग्लूकोज वो प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है या फिर किसी भी हेक्सोज शुगर की ब्रेकडाउन होती है, और ये जो शुगर है इसकी जब ब्रेकडाउन होती है तो फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, और इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन की एक पूरी सीरीज़ होती है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपी की फॉर्म में, और इसके अलावा इन स्टेप्स में रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स भी रिलीज़ हो रहे होते हैं जो कि NADH की फॉर्म में रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और ये प्रोसेस कंप्लीट होता है 2 तरह की फेजेस में। एक फ़ेज़ होती है प्रिपरेटरी फेज़ और दूसरी फ़ेज़ है ऑक्सीडेटिव फेज़। तो फर्स्ट फेज़ जो है जिसको प्रिपरेटरी फेज़ भी कहते हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट फेज़ होती है, यानी कि इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आप इन्वेस्ट क्या कर रहे होते हैं? आप एटीपी को आप इस प्रोसेस में, इस फेज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि ये जो फेज़ है इसमें एटीपी यूज़ हो रही होती है। एटीपी बन नहीं रही होती बल्कि एटीपी कंज्यूम हो रही होती है, यूज़ हो रही होती है। तो ये जो प्रिपरेटरी फेज़ है इससे जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलती है वो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P PGAL, जिसको ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं। इसी तरह से ग्लाइकोलिसिस की दूसरी फेज़ है ऑक्सीडेटिव फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ को पे ऑफ फेज़ कहते हैं। पे ऑफ फेज़ का मतलब है इससे हमें कोई चीज़ मिल रही है, यहाँ पे हम कुछ दे नहीं रहे बल्कि हमें मिल रही है। तो मिलेगा क्या? हमें इसमें एटीपी मिलेगी, और ये जो एटीपी हमें मिलती है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के ज़रिए मिलती है। सिर्फ एटीपी नहीं मिल रही होती बल्कि इसमें NADH भी हमें मिल रहा होता है, और NADH मिल रहा होता है जिसकी आगे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाती है जिससे एटीपी बनती है। तो अगर हम ग्लाइकोलिसिस के पूरे पाथवे को देखें तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि जब कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है एटीपी के साथ, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है हेक्सोकाइनेस। तो जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है एटीपी के साथ हेक्सोकाइनेस या फिर ग्लूकोकाइनेस की प्रेजेंस में, तो एटीपी का जो फास्फेट ग्रुप होता है वो एटीपी का फास्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र हो जाता है ग्लूकोज की तरफ। तो जब एटीपी का फास्फेट ट्रांसफ़र हो जाता है ग्लूकोज की तरफ, तो ग्लूकोज जो है उसको फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, यानी ग्लूकोज के अंदर 6 पोजीशन के ऊपर अब फास्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया है, और ये जो एटीपी जिसने अपना फास्फेट ग्लूकोज को दे दिया है, ये एटीपी अब चेंज हो जाएगा एटीपी में। नेक्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का आइसोमेराइजेशन। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है आइसोमेराइजेशन, यानी कि इसमें आइसोमर बन रहे होते हैं। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट
चेंज हो जाता है आइसोमर में। कौन सी आइसोमर में चेंज हो जाता है? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में अब ये चेंज हो जाएगा। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को हम डायरेक्टली भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। कैसे? फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन के ज़रिए। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा फ्रुक्टोकाइनेज। ग्लाइकोलिसिस का थर्ड स्टेप है फॉस्फोराइलेशन। इस स्टेप में क्या होता है कि जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है वो जब एटीपी के साथ रिएक्शन करता है और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो एटीपी का जो फास्फेट ग्रुप है वो दोबारा ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की तरफ। यानी कि अब फ्रुक्टोज के ऊपर 2 फास्फेट ग्रुप अटैच हो गए हैं। पहले तो ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट था, यानी कि सिर्फ इसमें 6 वाली पोजीशन पर फास्फेट अटैच था। लेकिन अब जब दोबारा ऐसे एटीपी से फास्फेट मिल रहा है तो दूसरा फास्फेट जो है वो इसकी फर्स्ट पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की जब फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट यानी कि डाईफास्फेट में। और इस प्रोसेस में एटीपी जो है वो चेंज हो जाएगा एडीपी के अंदर। नेक्स्ट स्टेप है स्प्लिटिंग। इसमें जो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बना है इसकी स्प्लिटिंग होती है एक एंजाइम के ज़रिए जिसको कहा जाता है एल्डोलेज। एल्डोलेज के ज़रिए इसकी स्प्लिटिंग होती है और इससे एक मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन कंपाउंड का जिसको कहा जाता है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, और जिसको 3 फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड भी कहते हैं। और इसमें इसके अलावा ना सिर्फ इसमें ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है बल्कि इसमें डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट भी बन रहा होता है। यानी कि ये फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट कन्वर्ट हो जाता है 2 तरह की प्रोडक्ट्स में। एक है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट। नेक्स्ट स्टेप है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है कि ये जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट है ये चेंज हो जाता है एक आइसोमर में। इस आइसोमर को कहा जाता है, ये इस आइसोमर में चेंज हो जाएगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है ट्राइओस फास्फेट आइसोमेरेज जिसको फास्फोट्राइओस आइसोमेरेज भी कहते हैं। इस एंजाइम के ज़रिए ये कन्वर्ट हो जाता है दूसरे आइसोमर में ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में। और इस तरह से प्रिपरेटरी जो फेज़ है, ये जो प्रिपरेटरी फेज़ है ये कंप्लीट हो जाती है। और ग्लाइकोलिसिस का जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट इन्वॉल्व होता है और इस तरह से जो बाकी का जो रिएक्शन है वो पूरा होता है। तो अगला स्टेप है वो है डीहाइड्रोजिनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट और उसकी प्रेजेंस में डीहाइड्रोजिनेज, उसकी प्रेजेंस में जो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट है वो अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है NAD को। जब वो अपना हाइड्रोजन NAD को डोनेट करता है तो NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। और इसके अलावा ये एक इनऑर्गेनिक फास्फेट को एक्सेप्ट कर लेता है और इसमें फास्फेट भी इसमें इंटर हो जाती है। तो फास्फेट जब इसके ऊपर जाके अटैच हो जाती है तो वो ग्लाइसर एल्डिहाइड जो कि पहले ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरेट। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ATP। फॉर्मेशन ऑफ ATP जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है इसमें ATP की फॉर्मेशन होती है। इसमें ATP की सिंथेसिस होती है किसी भी ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट से और इस प्रोसेस को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। इस स्टेप में क्या होता है, ATP का एक मॉलिक्यूल बनता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के ज़रिए जब एक एंजाइम जिसको कहा जाता है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज क्या करता है, 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरेट में से एक फास्फेट रिमूव कर देता है। जब वो उस एक फास्फेट को रिमूव कर देता है तो वो फास्फेट जब ADP के साथ आके अटैच हो जाता है तो ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP में। तो ATP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में और इस तरह से 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरेट अब चेंज हो जाएगा 3 फास्फो
ग्लाइसरेट में, जब इसमें से डीफॉस्फोराइलेशन होगी, यानी कि इसमें से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें आइसोमर बनेगा। इस स्टेप में क्या होता है कि इस स्टेप में जो फास्फेट ग्रुप की पोजीशन होती है वो सिर्फ चेंज हो जाती है, यानी कि पहले फास्फेट ग्रुप 3 वाली पोजीशन पे था, यानी कार्बन 3 के ऊपर अटैच था, अब वो कार्बन 2 के ऊपर आ जाएगा। तो जब फास्फेट ग्रुप कार्बन 3 से कार्बन 2 के ऊपर आ जाएगा तो 3 फास्फोग्लाइसरेट अपने दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कहा जाता है 2 फास्फोग्लाइसरेट। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज, और इसको हम फास्फोग्लाइसरो म्यूटेज भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें से वाटर रिमूव हो रहा है। इस स्टेप में क्या होता है कि 2 फास्फोग्लाइसरेट की डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि उसमें से वाटर रिमूव होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल उसमें से रिमूव होता है, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है इनोलेस। इनोलेस की प्रेजेंस में से जब इसमें से वाटर रिमूव होता है तो 2 फास्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो जाता है फास्फोफिनोल पायरोवेट में। नेक्स्ट स्टेप है, और जो कि लास्ट स्टेप भी है, वो है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यानी इसमें दोबारा से एटीपी की फॉर्मेशन होगी। इसमें क्या होता है कि एटीपी के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के ज़रिए। वो कैसे होती है कि जब फास्फोफिनोल पायरोवेट अपने अंदर से एक फास्फेट ग्रुप को लॉस कर देता है, यानी अपने अंदर से फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है। तो ये जो फास्फेट ग्रुप है वो जाके एडीपी के साथ अटैच हो जाता है, तो एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है पायरोवेट काइनेज। और फास्फोफिनोल पायरोवेट जब उसमें से डीफॉस्फोराइलेशन हो जाती है, यानी कि उसमें से जब फास्फेट रिमूव हो जाता है तो वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है पायरोवेट में। एरोबिक रिस्पायरेशन की नेक्स्ट फेज है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। पायरोवेट की जो प्रोडक्शन हुई थी ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए, वो पायरोवेट की प्रोडक्शन हुई थी साइटोसोल के अंदर, और पायरोवेट एक चार्ज मॉलिक्यूल है, यानी इसके ऊपर चार्ज होता है, इसलिए इसका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होना ज़रूरी होता है। तो पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसको कहा जाता है पायरोवेट ट्रांसलोकेज। तो जैसे ही जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होता है तो पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होने के बाद डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व नहीं हो जाता, बल्कि उससे पहले एक इंटरमीडिएट फेज़ में से गुजरता है। उस फेज़ को कहा जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट और लिंक रिएक्शन। इसको लिंक रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पाथवे है जिसके ज़रिए एरोबिक रिस्पायरेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो रहा है वो लिंक किया जाता है उस एरोबिक रिस्पायरेशन के साथ जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पायरोवेट की जो ऑक्सीडेशन होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है डीकार्बोजाइलेशन। डीकार्बोजाइलेशन, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में रिमूव हो जाता है। तो जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है तो पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट में, और उसके बाद क्या होता है कि जो NAD+ है, NAD+ क्या करता है, एसीटेट में से एक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। वो हाइड्रोजन NAD+ के साथ आके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH में, और फाइनली क्या होता है, जो इसका एसिटाइल ग्रुप है वो कंबाइन होता है कोएंजाइम A के साथ। जब वो कोएंजाइम A के साथ कंबाइन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में। तो ये जो पूरा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन का जो स्टेप है या फिर एडिशन होती है कोएंजाइम A की, इसको कैटलाइज किया जाता है 3 तरह के एंजाइम्स के क्लस्टर के ज़रिए, और इसके अलावा इसमें 5 तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको कहा जाता है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। I hope students you have gained the concept of glycolysis and oxidation of pyruvate. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.